नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो एक बार फिर से मैं और श्वेता हाजिर हैं देश और दुनिया की हर खबर खास आप लोगों के लिए लेकर के, क्योंकि आज वीकेंड है। ऐसे में हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। आप घर पर आराम करें और टीवी का रिमोट साइड में रख दें, चैनल बिल्कुल चेंज ना करें। बिल्कुल, क्योंकि हर रोज हम आपके लिए आपका फेवरेट शो लेकर आते हैं, ताकि ये बुलेटिन देखने के बाद आपको अखबार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको खबरों के लिए इंटरनेट खंगालने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि पावर पैक्ड खबरों का ये बुलेटिन रोज की तरह एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं। और चलिए सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। यमुना के जलस्तर में थोड़ी कमी आई है दीपिका, ये राहत की बात है। बावजूद इसके अभी भी दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी जमा है। जी हाँ, कल दिल्ली में बारिश तो नहीं हुई, लेकिन जो हालात है वो जो उसके तरफ बने हुए हैं, क्योंकि पानी का जो स्तर है वो अभी भी सड़कों पर उसी तरह से बरकरार है, चाहे वो ITO हो, राजघाट हो या फिर लाल किला हो। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आपको दिखाते हैं हालात। राजधानी दिल्ली दरिया बनी हुई है। हर तरफ लोग जल त्रासदी से जूझते नजर आ रहे हैं। भूखे प्यासे सड़कों पर रातें गुजार रहे हैं। खाने को भोजन नहीं है, पीने को पानी नहीं है। बच्चे बिलख रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार सियासत में मशगूल है। तस्वीरें देख लीजिए, ये दिल्ली है, असम नहीं। हाईटेक सिटी में सड़कों पर नाव चल रही है। कहीं ऑटो फंसा हुआ है तो कहीं पुलिस की गाड़ी। रिहायशी मोहल्लों में घरों के अंदर भी दरिया बह रहा है। यमुना बाजार इलाके का मंजर देख लीजिए, लोग छतों पर डेरा डाले हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही। से कोई मदद नहीं दी गई हमारे को। कल से हम बहुत परेशान हैं, ना खाना पीना कुछ नहीं दी गया है यहाँ पे, और लोग आके यहाँ पे हंसी उड़ा रहे हैं। अच्छा। हाँ, किसी चीज की मदद नहीं मिल रही, और हम इतने परेशान हैं कि कभी इधर बैठ कर रात को सब लोग यहाँ से बेचारे सब पता नहीं कहाँ चले गए। सब कोई किराए पे चला गया, कोई कहीं चला गया। ये जो घर है यहाँ पर, आपका भी घर है? हाँ जी, यहाँ पे ये सामने वाला मेरा घर है। ये आपका घर? हाँ जी, ये सामने वाला मेरा घर है। यहाँ पे अभी तक ना कोई काउंसलर आया, ना कोई MLA, देखने तक कोई नहीं आया कि यहाँ पर किसी को क्या सुविधा दी जा रही। राजघाट के सामने की सड़क अभी तक डूबी है। यहाँ पर 4 फीट से ज्यादा पानी भरा है। लोग केजरीवाल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, आखिर दिल्ली का ये हाल क्यों है? शीश महल में बैठे जो लोग हैं उनको ढूंढ रही है कि आखिर सरकार जब वोट मांगने के लिए आई थी, तो जब यहाँ की जनता परेशान है तो आखिर नेता कहाँ है? खुद को आम जनता का नेता बताने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिर कहाँ है जब यहाँ की जनता परेशान है? ये तस्वीर दरअसल राजघाट की है। राजघाट यानी कि सबसे मुख्य इलाका राजधानी दिल्ली का। आपने देखा मेरे कमर से ऊपर तक पानी था, अगर मैं आगे जाती तो हो सकता है मैं डूब भी सकती थी। ये एक इलाके की तस्वीर है। राजधानी का ITO, पुरानी दिल्ली का इलाका, लाल किले के आसपास का इलाका, ये तमाम वो इलाके हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हैं। निचली बस्तियों में लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं, क्योंकि वो परेशान हैं। आखिर वो जाएं तो जाएं कहाँ? तो आपने देखा दिल्ली की कितनी सड़कें पूरी तरह से जल प्रलय में समाई हुई हैं, और ITO हो चाहे राजघाट, और तस्वीरें हमने आपको दिखाई गीता कॉलोनी की भी। फ्लाईओवर से लेकर के कश्मीरी गेट तक हर तरफ पानी ही पानी बना हुआ है, और कई जगहों पर तो रोड्स को बंद कर दिया गया है। आवाजाही बंद हो चुकी है। दरअसल बेजुबान जानवरों पर भी ये बाढ़ आफत बनकर बरस रही है। वो इस बाढ़ में फंस जा रहे हैं, पानी के बीच फंस जा रहे हैं, जिनका रेस्क्यू करना पड़ रहा है। और इस जल प्रलय के बीच ही मुकुंदपुर में एक हादसा भी हो गया है। राजघाट और लाल किला ही नहीं, गीता कॉलोनी फ्लाईओवर से लेकर ISBT और कश्मीरी गेट तक यमुना का पानी समंदर बना हुआ है। रिंग रोड से लेकर ISBT तक अभी भी ट्रैफिक बंद है। लोग अक्षरधाम निजामुद्दीन से ITO होते हुए NH-24 के रास्ते सफर करने को मजबूर हैं। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास मंजर कैसा है आप खुद देख लीजिए। ISBT की तरफ जाने वाली सड़क दरिया बनी हुई है। यहाँ सड़क पर पानी इतना है कि कोई भी डूब सकता है। अंदर तक हम जाएंगे, जितना गहराई में हम जाएंगे, पानी का लेवल देखिए उतना ज्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब देखिए ये पूरा पानी सीने तक आ गया है, और ये एक जगह का हाल नहीं है, ये आपको नजर आएगा दिल्ली के अलग अलग जगहों पे। कुछ ऐसा ही हाल है दिल्ली के अलग अलग जगहों पे, जहां पे पानी में पूरी तरीके से दिल्ली जो है वो डूबी हुई है। दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में बाढ़ में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। ये बच्चे बाढ़ के पानी में नहाने गए थे।
विनाशकारी बाढ़ ने इंसान ही नहीं जानवरों की जिंदगी भी मुश्किल कर दी है। बाढ़ में सैकड़ों गायें और कुत्ते भी फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ के साथ कुछ निजी संस्थाएं भी इंसानों के साथ जानवरों को बचाने में लगे हैं। सिर्फ इंसान की हालत यहाँ पर मुश्किल में है, उनके लिए जीना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है, बल्कि जो जानवर हैं, जो सड़कों पर आपको कुत्ते घूमते हुए नजर आते हैं, चाहे वो गाय हो चाहे वो कोई भी पशु हो। बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि हजारों लोग भूख से तड़प रहे हैं। मंजर बेहद भयावह है। दिल्ली पुलिस के 4500 जवान लोगों की मदद में लगे हैं। एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात हैं। गुरुवार रात से आर्मी भी डटी हुई है। पीडब्ल्यूडी की टीमें एक्टिव हैं, लेकिन लोगों की मुसीबतें कम नहीं हो रहीं। कश्मीरी गेट के पास पानी का लेवल कुछ कम हुआ है, लेकिन रिंग रोड पर अभी भी कई फीट पानी मौजूद है। गीता कॉलोनी और राजघाट में ट्रैफिक बंद है। लाल किला टापू बना हुआ है। तो दिल्ली डूबी हुई है, लेकिन दिल्ली सरकार का ध्यान इस पर बिल्कुल भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप प्रत्यारोप की सियासत में लगे हुए हैं। जी हाँ, उनका कहना है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार की वजह से आज दिल्ली में ये हाल बना है, इन्हीं की वजह से दिल्ली आज डूबी हुई है। लेकिन हकीकत क्या है, फैक्ट रिसर्च हमने किया है, वो आपको दिखाते हैं। दिल्ली डूब रही है और केजरीवाल अपना फेवरेट गेम यानी ब्लेम गेम खेलने में जुटे हैं, जो गेम वो हर मामले में खेलते रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण फैले तो हरियाणा जिम्मेदार, कोरोना का संकट हो तो मोदी जिम्मेदार, दिल्ली में पानी का संकट हो तो हरियाणा जिम्मेदार, दिल्ली में बाढ़ आ जाए तो बीजेपी जिम्मेदार। दिल्ली में आई बाढ़ को केजरीवाल एंड टीम प्रायोजित बाढ़ बता रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली को डुबोने के लिए जानबूझकर हथनीकुंड बैराज से इतना ज्यादा पानी छोड़ा गया कि लोग सीएम केजरीवाल को गालियां दें। हमें गाली दे रहे हैं, वो देते रहे गाली, गाली देने में क्या रखा है। इस टाइम तो ये है, ये तो ऐसी क्राइसिस है जिसमें इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे को गालियां देने से कोई फायदा नहीं है। पर मैं देख रहा हूँ सुबह से वो कल से बीजेपी वाले मेरे को गाली दे रहे हैं, दे लेंगे गाली, अपने को क्या दिल्ली का। केजरीवाल ही नहीं, उनकी टीम पूरी ताकत से लगी हुई है, दिल्ली को बाढ़ से बचाने के लिए ही नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए। इस बाढ़ के पीछे की वजह है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की दिल्ली के प्रति दुर्भावना। इस बाढ़ के पीछे वजह है केंद्र सरकार की दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश। इस बाढ़ के पीछे वजह है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के मन में छिपी हुई नफरत, जो कई बार ऐसी घटनाओं में निकलकर बाहर आती है। आज दिल्ली के अंदर बगैर बारिश के ये बाढ़ जो है और जो खतरे के निशान से पानी ऊपर चला गया, ये बाढ़ प्रायोजित बाढ़ है। ये बाढ़, ये आपदा प्रायोजित की गई आपदा है। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं। लेकिन दिल्ली में आई बाढ़ प्रायोजित बाढ़ है या फिर केजरीवाल के सपनों की दिल्ली की पोल खोलने वाली बाढ़ है, ये भी साफ हो गया। आपको बता दें कि हथनीकुंड बैराज दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। इस बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली तक पहुंचने में करीब 72 घंटे यानी 3 दिन लगते हैं। इसी बैराज से दिल्ली को 60% पानी की सप्लाई होती है। 360 मीटर लंबाई इस बैराज में 18 गेट हैं, जो पानी के बढ़ते स्तर को देखकर खोले जाते हैं। मतलब कम पानी है तो कुछ गेट खोले जाते हैं, अगर बहुत पानी है तो सारे गेट खोल दिए जाते हैं। हथनीकुंड बैराज में पानी स्टोर करने की क्षमता 1 लाख क्यूसेक है। जैसे ही बैराज में पानी 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जाता है तो हथनीकुंड बैराज के 18 गेट खोल दिए जाते हैं। केजरीवाल और पूरी आप सरकार के लॉजिक के उलट हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों की माने तो रिकॉर्ड बारिश की वजह से हथनीकुंड बैराज का जलस्तर बढ़ा। हथनीकुंड बैराज के गेट ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत खुलते हैं। इस बार थ्रेशहोल्ड को 1 लाख क्यूसेक पर रखा गया था। पूर्वी और पश्चिमी करनाल के गेट नियमों के तहत बंद हो गए, जिसके बाद सारा पानी यमुना में खुद ब खुद आ गया। केजरीवाल सरकार हरियाणा यूपी पर दिल्ली में पानी डाइवर्ट करने का आरोप लगा रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि बैराज से हरियाणा की जो नहरें गुजर रही हैं वो सूखी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हरियाणा के 11 जिलों में होता हुआ बैराज का पानी दिल्ली पहुंचता है और ये सभी 11 जिले भी बाढ़ से प्रभावित हैं। यूपी के सहारनपुर, संभल समेत वो सारे जिले बाढ़ से प्रभावित हैं जो हथनीकुंड बैराज के रूट पर हैं। लिहाजा केजरीवाल के दावे के सामने सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या दिल्ली में प्रायोजित बाढ़ लाने के लिए हरियाणा अपने भी 11 जिले डुबो देगा?
और इस वक्त मेरे सहयोगी मोहित ओम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी सरकार से कोई सीखे कि अपनी जिम्मेदारी से पीछे कैसे हटा जाता है। आज दिल्ली वालों की जो नौबत है, जो हालत है, अगर पहले से तैयारी होती तो ये हाल ना होता, लेकिन यहाँ पर ब्लेम गेम शुरू हो चुका है, आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। देखिए, हम इस वक्त शांतिवन इलाके में मौजूद हैं और यहाँ जब मौजूद लोगों से हमने बात की तो उन लोगों का कहना है कहाँ है केजरीवाल, यानी सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। और सवाल खड़े करने वाजिब क्यों है, मैं आपको बताता हूँ, दृश्य दिखाता हूँ। आप देखिए, ये यहाँ पे जल भराव हो रखा है और कल मुकुंदपुर इलाके में 3 लोगों की मौत हुई। और आप देखिए, यहाँ पे रोकने के लिए ऐसे लोगों को जो पानी के अंदर जा रहे हैं, ना यहाँ तो कोई सरकार का नुमाइंदा खड़ा हुआ है, ना ही दिल्ली पुलिस मौके में मौजूद है। यानी सवाल खड़े होने लाजमी बनते हैं, क्योंकि आप देखिए पानी उन लोगों के शरीर पे के बिल्कुल आधे हिस्से तक पानी मौजूद है। और आप देखिए कि यहाँ पे लोग मस्ती कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे कि ये इनके लिए कितना खतरा हो सकता है, लेकिन ऐसे लोगों को रोकने के लिए सरकार नहीं है। और ये वो रोड है जो वीवीआईपी रोड है, राजघाट के पास का ये रोड है पूरा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी तरीके जल भराव है। और जल भराव यहाँ पे है जरूर, लेकिन सरकार ना तो यहाँ पंप लगा रही है और ना ही पानी निकालने का कोई काम कर रही है। पिछले कल के मुकाबले की बात करें, कल से अगर देखें तो यहाँ ये पूरा इलाका जो है शांतिवन के सामने का, यहाँ पे पूरा जल भराव था। पानी थोड़ा नीचे जरूर उतर रहा है, लेकिन इस पानी को पूरी तरीके से निकालने के लिए यहाँ पर ना तो वो सरकार का नुमाइंदा नजर आ रहा है, ना ही दर्शकों को दिखाएंगे कि दिल्ली में हालात क्या हैं और कैसे सरकार इन तक मदद नहीं पहुंचा पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा में बाढ़ और बारिश ने हालात खराब कर रखे हैं, लेकिन पंजाब में जो स्थिति बनी हुई है बाढ़ और बारिश की वजह से, उस पर सियासत भी तेज है। जी हाँ, गाँव शहर हर तरफ पानी की मार ये लोग झेल रहे हैं। लेकिन हरियाणा और पंजाब की बात करें तो बहुत बुरे हालात वहाँ पर है। हालात इतने खराब हो गए कि सेना की मदद लेनी पड़ रही है। मौजूदा हालात को दिखाती एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा पंजाब पर बाढ़ का प्रचंड प्रहार जारी है। बर्बादी की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने और राहत पहुंचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ को लगाया गया है। कुदरत के कहर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। शहर, गांव, कस्बे सब डूब गए हैं। पंजाब में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए सेना ने मोर्चा संभाला है। पंजाब हरियाणा में एयरफोर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली है। तस्वीरें देखिए, एयरफोर्स का चॉपर लगातार लोगों को खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हैं। पिछले 48 घंटे में एयरफोर्स के चॉपर ने 40 से ज्यादा बार उड़ान भरी है और 126 लोगों का रेस्क्यू किया है। एयरफोर्स ने 17 टन से ज्यादा राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित तक पहुंचाई है। बाढ़ प्रभावित दर्जनों गांवों में MI-17 को लगाया गया है, जबकि चिनूक और AN-32 और C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को स्टैंड बाय में रखा गया है। हरियाणा में भी बाढ़ ने तबाही मचा दी है। प्रभावित इलाकों में हो रही घटनाओं में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ ने अब धीरे धीरे 12 जिलों को चपेट में ले लिया है। 4 लाख एकड़ फसल बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है। राज्य के 854 गाँव में बाढ़ की वजह से पानी भरा है। GT रोड बेल्ट के 6 जिलों में हालात ज्यादा खराब हैं। अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और पानीपत जिलों में स्थिति भयावह है। बाढ़ प्रभावित राज्य पंजाब के हालात पर सियासत भी तेज हो गई है। शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने आरोप लगाया है कि जिस वक्त पंजाब की जनता को सीएम की सहायता की जरूरत है, उसी बाढ़ काल में सीएम प्रभावित इलाकों में फोटो ले रहे हैं, जिसे लेकर पंजाब में राजनीति गर्मा गई है। भगवंत मान अब राजनीतिक दलों के निशाने पर हैं। और पहाड़ों की बात करें तो वहां पर बारिश का विकराल रूप लगातार देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर बारिश रुक नहीं रही, जिस वजह से मैदानी इलाकों में भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। और इसीलिए भूस्खलन की वजह से जो लोग पहाड़ पर रहते हैं उनके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। एक शहर से दूसरे शहर का संपर्क कर चुका है और बुनियादी जरूरतों के लिए भी उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट पे आपके जरिए आपको दिखाते हैं पहाड़ों पर क्या हालात बने हुए हैं। यूपी उत्तराखंड में भी तबाही के बादल विनाशकारी तांडव कर रहे हैं। हरिद्वार में पिछले कई दिनों से बारिश तांडव कर रही है। सोलानी नदी पर बना बांध टूट गया है, जिससे हरिद्वार के ग्रामीण इलाके जलमग्न हो गए हैं। तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आता है। जिंदगी ट्रैक्टर पर सिमट कर रह गई है। लक्सर इलाके में सबसे ज्यादा तबाही मची है। खानपुर विधानसभा इलाका जलमग्न हो गया है। राहत और बचाव के लिए सेना को उतारा गया है। लक्सर की गलियां भी पानी से भरी हैं। घरों में भी पानी भरा हुआ है। गुरुवार को लक्सर के बिरला घाट पर 2 कांवड़िए नदी के तेज बहाव में बह गए। एसडीआरएफ ने रात में ही लाइफ जैकेट और रोप के जरिए दोनों कांवड़ियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 16 जुलाई तक उत्तराखंड में तबाही के बादल मंडरा रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे में लैंडस्लाइड का अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।
और चलिए अब बात करते हैं आलोक और ज्योति मामले की, जिस कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। जी आपको ये भी बता दें कि अब आलोक ने जो सबूत पेश किए हैं उसके वजह से सारा गेम अब पलट चुका है। अब एसडीएम ज्योति मौर्य और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर कानूनी शिकंजा इन्हीं सबूतों के बाद कसता हुआ नजर आ रहा है। और पहले तो ज्योति कैमरा से बचती हुई नजर आ रही थी, कोई बयान वो नहीं दे रही थी, लेकिन अब जब उन्हें लगा कि सोशल मीडिया पर और हर तरह से आलोक का पल्ला भारी है तो ज्योति भी अब सामने आई और क्या कहा आप सुनिए। आलोक की ज्योति की स्टोरी में नया ट्विस्ट आ गया है। पति पत्नी का झगड़ा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। कर्मचारी पति और अधिकारी पत्नी का झगड़ा फिर से बढ़ गया है। आलोक और ज्योति मौर्य की कहानी एक लव स्टोरी की तरह स्टार्ट हुई थी। मनीष दुबे की एंट्री हुई और फिर पिक्चर बेवफाई की बन गई। फिर मामला बढ़ा। आलोक ने मीडिया के सामने आकर पूरा किस्सा सुनाया। सोशल मीडिया पर आलोक के फेवर में माहौल बना। सोशल मीडिया पर ज्योति विलन बन गई। आलोक ने मनीष दुबे और ज्योति मौर्य से अपनी जान को खतरा बताया। डीजी होमगार्ड ने मामले की शिकायत की तो जांच में मनीष दुबे गिल्टी प्रूव हुआ। मनीष के सस्पेंशन की सिफारिश हुई। फाइल योगी के मंत्री के टेबल पर है। मनीष पर शिकंजा कसा तो ज्योति ने अपनी चुप्पी तोड़ी। कहानी फिर से पति पत्नी के झगड़े की हो गई। करीब 1 महीने से एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक की कहानी देश में ट्रेंड कर रही है। अगर 1-2 बार को छोड़ दें तो ज्यादातर एसडीएम ज्योति ने मामले पर चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन अब पति पत्नी में फिर से हैवीवेट फाइट शुरू होने वाली है। और इसलिए क्योंकि अब ज्योति मौर्य भी कैमरे पर सामने आने लगी है। ज्योति ने आलोक पर डायरेक्ट अटैक शुरू कर दिए हैं। और इस पूरे मामले पर ज्योति पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए थी, कुछ भी कैमरे से कह नहीं रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से ज्योति लगातार बयान दे रही है उससे साफ पता चल रहा है कि खुद को डिफेंसिव मोड में ऑन कर लिया है ज्योति ने। अब ज्योति मौर्य और मनीष दुबे पर क्या विभागीय कार्रवाई हो सकती है, क्या एक्शन आगे नजर आ सकता है, ये कई सवाल हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। इस रिपोर्ट के जरिए चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ज्योति ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें ज्योति ने 2 बड़े बयान दिए हैं। ज्योति ने कहा कि आलोक के पास उसकी प्राइवेट तस्वीरें हैं जिसे वो वायरल कर सकता है। मतलब ये कि आलोक ज्योति को बदनाम करने की कोशिश कर सकता है। दूसरा बयान ये कि आलोक पर उन्होंने दहेज उत्पीड़न का केस नहीं दर्ज करवाया, बल्कि पुलिस ने उन्हें सिर्फ घर, कार और 50 लाख कैश की डिमांड की बात कही थी। इसी वजह से पुलिस ने धाराएं लगाई। ज्योति का कहना है कि दहेज उत्पीड़न के आरोप नहीं लगाए गए हैं। हालांकि ज्योति ने यह भी कहा कि हमारी शादी को 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो दहेज उत्पीड़न की धाराओं को कोर्ट वैसे ही खारिज कर देगा, जो कि कानूनी तौर पर सही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जब डाइवोर्स केस की फाइल कोर्ट में ओपन हो चुकी है, तब ज्योति ने अपनी चुप्पी क्यों तोड़ी? अचानक ज्योति को प्राइवेट फोटोज के लीक होने की बात क्यों याद आई? क्या मनीष दुबे पर कानूनी एक्शन की खबर से ज्योति डर गई हैं? क्या ज्योति बैकफुट पर आ गई हैं? जांच में अगर आलोक का दावा सही पाया गया तो हत्या की साजिश का केस दर्ज हो सकता है। आईपीसी की धारा 118 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसमें 3 साल की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन मामला बस इतना भर ही नहीं है। मनीष दुबे और ज्योति मौर्य को विभागीय कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी से भी हटाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर हमने पड़ताल की। हमने मामले की जानकारी जुटाई। हमारे संवाददाता ने एक्सपर्ट से बात की। सुनिए हमारी इस पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आया। जी हाँ, बड़ी खबर ये आ रही है कि डीजल पर वैट बढ़ा दिया गया। एक तरफ ऐसे ही संपर्क टूटा हुआ है, रास्ते बंद है, और ऐसे में डीजल पर वैट बढ़ाने का सीधा सीधा मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा और रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें हैं वो भी पहुंच से बाहर हो जाएंगी। तो हिमाचल में डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर का वैट बढ़ा दिया गया है। बीते 7 महीने में दूसरी बार डीजल पर वैट बढ़ाया गया और ये पूरी तरीके से राज्य सरकार का फैसला होता है। और ये हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए कैसे दोहरी मार पड़ी है हिमाचल वासियों को। एक तरफ मौसम की मार से वो 2-4 हो रहे हैं, जहां तक नजर जाती है वहां पर तबाही का मंजर पसरा हुआ दिखाई देता है। पहाड़ दरक रहे हैं, नदी नाले उफान पर हैं, लोगों तक मुश्किलें जो है वो बढ़ रही हैं क्योंकि जो जरूरत की चीजें हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रही। और ऐसे में वैट बढ़ाने का मतलब है कि जो चीजें हैं वो और ज्यादा महंगी हो जाएंगी, फिर चाहे वो सब्जियां हो, राशन हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो इन चीजों पर भी असर पड़ेगा। और ऐसे में लोगों की जिंदगियों पर अब ये दोहरी मार इस फैसले के बाद पड़ने वाली है।
आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के लिए रवाना हो चुके हैं। सुबह 10:45 पर भारतीय समय अनुसार अबू धाबी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलेंगे। तो फ्रांस के बाद अब यूएई के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और जिससे विभिन्न क्षेत्रों में संबंध बढ़ाने पर चर्चा होगी। फ्रांस का दौरा भी काफी जबरदस्त रहा, ऐतिहासिक रहा। और अब देखिए पीएम मोदी का फ्रांस दौरा भारत के लिहाज से कैसे ऐतिहासिक और फायदेमंद रहा, क्योंकि आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी क्या क्या बात हुई ये भी बताएंगे। ये भारत का दम है जिसका परचम फ्रांस में लहरा रहा है। बैस्टिल डे परेड में पीएम मोदी के साथ ही भारतीय सेना की तीनों विंग्स का जलवा देखने को मिला। साथ ही दिखी मैक्रो और मोदी के बीच की शानदार केमिस्ट्री और उसका सबूत ये ट्वीट, जिसके जरिए राष्ट्रपति मैक्रो ने पूरी दुनिया को बताया कि भारत और फ्रांस के बीच की दोस्ती कितनी मजबूत है। इससे पहले पीएम मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। बात सिर्फ भारत फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी भर की नहीं है, बल्कि पीएम मोदी और मैक्रों की उस शानदार मित्रता केमिस्ट्री की भी है जो बदले हुए हिंदुस्तान के विश्व में निर्णायक भूमिका को तय करती है। आज पूरा विश्व भारत के प्रति नई उम्मीद, नई आशा से भरा हुआ है। ये आशा, ये उम्मीद ठोस नतीजों में बदल रही। आज पूरा विश्व भारत के प्रति नई उम्मीद, नई आशा से भरा हुआ है। ये आशा, ये उम्मीद ठोस नतीजों में बदल रही है। फ्रांस और भारत अपनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं, लेकिन बीते करीब एक दशक में मोदी एरा में फ्रांस और भारत की मित्रता ने कई क्षेत्रों को मिलकर साधा है। फिर चाहे वो मोदी मैक्रों का शानदार युग, आतंकवाद के खिलाफ जंग, कट्टरपंथी जमातों से निपटना, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, इंडो पैसिफिक में चीनी फैक्टर, व्यापारिक क्षेत्र में भागीदारी या भारत की यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग, जिस पर फ्रांस भारत की दावेदारी का समर्थन करता है। और सरजी को लगेगा आज डर जी। 7:55 पर देखिए पूरी खबर फ्रेश एंड फास्ट में। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जिनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो एक काम खत्म करते नहीं है कि दूसरे काम में भी शुरू हो जाते हैं। अब फ्रांस का दौरा उनका खत्म हुआ, वो सीधा यूएई के लिए रवाना हो चुके हैं। और यूएई क्यों जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, वहां पर क्या अहम समझौते होने वाले हैं, क्या डील्स होने वाली है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी इस रिपोर्ट पर नजर डालिए आप। फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे के बाद आज पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम विषयों पर चर्चा हो सकती है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के संबंध काफी पुराने हैं और भारत की कोशिश है कि भविष्य में दोनों देश अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग को और आगे ले जाएं। 2 देशों की विदेश यात्रा शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी के बयान से साफ है कि इस यात्रा को लेकर उन्हें कितनी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पिछले साल वो और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद भावी साझेदारी का रोड मैप बनाने पर सहमत हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया है कि उनकी अबू धाबी की यात्रा से भारत और यूएई के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक नया अध्याय शुरू होगा। भारत और यूएई के बीच कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है। इनमें व्यापार, निवेश, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ ही शिक्षा भी शामिल है। इनके अलावा फिनटेक, रक्षा और सुरक्षा सहयोग द्विपक्षीय संबंधों का मुख्य स्तंभ बनता जा रहा है। दोनों ही देशों ने हमेशा ही लोगों के बीच गहरे मेल मिलाप के साथ ही सांस्कृतिक सहयोग दिया है। पीएम मोदी की यात्रा से इन क्षेत्रों में सहयोग के नए आयाम स्थापित करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी यूएई के राष्ट्रपति के साथ वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे।
इस साल के आखिर तक संयुक्त अरब अमीरात UNFCCC COP28 के सभी पक्षकारों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि वो UAE के राष्ट्रपति नाहयान के साथ जलवायु संबंधी कार्यवाही को तेज करने के बारे में वैश्विक सहयोग को मजबूत बनाने के मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। से पहले आपको याद दिला दें कि 7:27 पर खबरें बिल्कुल फटाफट अंदाज में होंगी, झटपट अंदाज में होंगी, इसलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगली खबर की। लगातार हो रही बारिश की वजह से फल हो, सब्जी हो, इनके दाम आसमान को छू रहे हैं। लोग परेशान हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासी तूफान खड़ा हो गया है। ऐसा क्या बयान उन्होंने दिया जिससे सियासी तूफान खड़ा हो गया और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी भी काफी नाराज है इस बयान से? सुनिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य में सब्जियों की बढ़ी कीमत के लिए मियां मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार ठहरा दिया। उनके इस बयान पर विवाद पैदा हो गया है। आप खुद सुनिए सीएम हिमंता ने क्या कहा। तारमाने गुवाहाटी महानगरीत सब्जी बेपाৰৰ পৰা ट्राक्टर चलोৱাৰ পৰা बास चलोৱাৰ পৰা रिक्शा चलोৱাৰ পৰা गोटेইখিনি কোনে কৰে? মিয়াই কৰে। এইটো বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে সেইটো আমাৰ জাতিটোৰ প্ৰতি অপমান হিচাপে আমি গণ্য কৰিব। सीएम हिमंता ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियों की दरें कम हैं, लेकिन शहरों में आते आते कीमतें बढ़ जाती हैं। उन्होंने दावा किया कि सभी विक्रेता दरें बढ़ा रहे हैं और उनमें से ज्यादातर मियां मुसलमान हैं। उधर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिमंता के बयान पर पलटवार किया है। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश में एक ऐसी मंडली है जिसके घर अगर भैंस दूध न दे या मुर्गी अंडा न दे तो इसका इल्जाम भी मियां जी पर ही लगा देंगे। शायद अपनी निजी नाकामियों का ठीकरा भी मियां भाई के सर पर ही फोड़ते होंगे। आजकल मोदी जी की विदेशी मुसलमानों से गहरी यारी चल रही है। उन्हीं से कुछ टमाटर, पालक, आलू वगैरह मांग कर काम चला लीजिए। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है मियां मुसलमान? दरअसल मियां मुसलमान प्रवासी बंगाली मुसलमानों के वंशज हैं जो 20वीं सदी में असम के अंग्रेजी सरकार के दौरान ब्रह्मपुत्र घाटी में रहते थे। ये प्रवासी वर्तमान बांग्लादेश के मेमनसिंह, रंगपुर और राजशाही डिवीजनों से आए थे। बता दें कि मुख्यमंत्री की ये टिप्पणी AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि असमिया समुदाय मुस्लिम लोगों के बिना अधूरा है। तो कल यानी कि शुक्रवार को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई और भारत ने इतिहास रच दिया। जी हाँ, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है और साथ ही इस मिशन के पूरा होते ही साउथ पोल पर तिरंगा लहराने वाला पहला देश भारत बनेगा। और इसके अलावा आपको ये भी बताते हैं कि जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो क्या माहौल था और साथ ही लोगों ने क्या कुछ कहा, दुनिया भर के बधाई संदेशों में क्या सामने आया, सब कुछ देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 10 दिन शुक्रवार, वक्त दोपहर 2:35। मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। ये वो ऐतिहासिक पल है जब हिंदुस्तान ने इतिहास रचा। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर से मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई और भारत का बाहुबली चांद पर तिरंगा फहराने के लिए रवाना हो गया। इसके साथ ही भारत के मिशन चंद्रयान 3 की शुरुआत हो चुकी है। LVM-3 के जरिए चंद्रमा के लिए उड़ान भर चुका है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर होगी। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। लॉन्चिंग के वक्त लोग बेहद उत्साहित थे। पूरे देश ने इस तस्वीर को देखा। हर जगह इन तस्वीरों की चर्चा हुई। क्या नेता, क्या आम जनता, सब मिलकर इस मिशन की सफल लॉन्चिंग की कामना कर रहे थे।